मैं नितिन शर्मा एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी शिक्षा मनोविज्ञान की 3 क्लासेज आ चुकी थी। हमने मनोविज्ञान शुरू किया था ऑनलाइन और उसमें से हमारी 5-6 क्लासेज आ चुकी है और जितना आपने ये टोकरा भर-भर के प्यार दिया इसके लिए मैं बहुत आभारी हूं। और दोस्तों यही गुजारिश रहेगी कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिएगा ताकि मेरा भी हौसला बुलंद रहे, थोड़ा आगे और बढ़ता रहूँ। अब हम आज की जो क्लास है उसके बारे में चर्चा करते हैं, परंतु उससे पहले थोड़ा-सा रिकॉल करवा देता हूँ मैं आपको। हमने सबसे पहली क्लास जो की थी, वो हमने मनोविज्ञान के बारे में पढ़ा था कि इसका इतिहास क्या था, परिचय के बारे में पढ़ा था। दूसरा हमने क्लास जो पढ़ी थी वो संप्रदाय की पढ़ी थी, स्कूल्स की पढ़ी थी, है ना? जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं। तीसरी क्लास के बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान को शुरू कर लिया था। अब अगर आप शिक्षा मनोविज्ञान की बात करोगे तो इसमें हमने सबसे पहला लेक्चर थॉर्नडाइक को लेकर कहा था कि इसकी शिक्षा मनोविज्ञान का जनक उन्हीं को कहा जाता है, कैसे कहा जाता है। फिर हमने कहा एक दार्शनिक आए जिनका नाम डीवी था, जॉन डीवी, उन्होंने उसको चैलेंज भी किया। और तीसरे लेक्चर में जाकर हमने उसके अर्थ और वो सारी चीजें समझनी शुरू की थी, है ना? इसके मीनिंग क्या होते हैं, कौन से शब्द से आया है। अगर आपने अभी तक ये क्लासेस नहीं देखी है तो आप हमारा डिस्क्रिप्शन में या फिर आप इस आई बटन पे जाकर वो जो प्लेलिस्ट है उसको ओपन कर लीजिएगा। वहाँ पे आपको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, एचटेट, है ना, सीटेट, इन सब को लेकर हमने ये क्लास जो है ये कंटिन्यू कर रखी है, पूरा आपके काम आएगी। परंतु जो आज का जो लेक्चर है दोस्तों हमारा, वो है क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। अगर हम इसकी बात करें दोस्तों, तो हम आपको थोड़ा सा बड़े तसल्ली से, इत्मीनान से पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता देता हूं, इसमें यहां से एक सवाल लगभग किसी न किसी एग्जाम में पूछ ही लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि इसके अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र बताओ। वो कौन है वो भी मैं आपको बता देता हूं। थोड़ा सा हम इसको, हाँ ठीक है, अभी मामला ठीक है। अभी हम देखते हैं सबसे पहले कि साहब एक, आप कह सकते हो लिंडग्रेन नाम के एक मनोवैज्ञानिक है के अनुसार, और ये भी एजुकेशनल से जुड़े हुए, एजुकेशन से यानी शिक्षा मनोविज्ञान से जुड़े हुए हैं, के अनुसार कार्य क्षेत्र क्या क्या है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन देख लो कि कार्य क्षेत्र का क्या मतलब है। यानी कि ऐसे क्षेत्र जहां पर शिक्षा मनोविज्ञान का कार्य होना चाहिए, यानी बच्चे पे, लर्नर पे होना चाहिए, उसकी प्रक्रिया पे होना चाहिए, मूल्यांकन कैसे करते हैं, मापन कैसे करते हैं, गाइडेंस बच्चे को कैसे देते हैं। तो ये लिंडग्रेन के अनुसार वो कौन कौन से कार्य क्षेत्र हैं जो शिक्षा मनोविज्ञान के हैं। और आपसे सवाल क्या पूछा जाएगा? सवाल ये होगा, निम्न में से लिंडग्रेन के अनुसार कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र नहीं है या फिर है। तो आपको 5 तरह की चीजें याद रखनी है। सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें शिक्षार्थी होता है। आप कह सकते हो सबसे पहले इस तरह से बना लो, सॉरी, इसमें हम लिखते हैं स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, स्कोप ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी। तो जैसे ही आप ये लिखो तो मैं आपको एक थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से मैं लेके चलूंगा धीरे धीरे आगे, और आप उसी के अनुसार ये नाम याद रखना दोस्तों। तो हम सबसे पहले उन 5 नामों को देखते हैं, और वो 5 नाम कौन कौन से होंगे। सबसे पहले आप याद रखना, शिक्षार्थी होता है। शिक्षार्थी, आप कहोगे सर और हल्का नाम, अधिगमकर्ता कह सकते हो आप इन्हीं को, अधिगमकर्ता, अधिगमकर्ता, ये हो गया। अच्छा, और सर एक आप कह सकते हो इंग्लिश में लर्नर, जो सीखने वाला हो, शिक्षार्थी, है ना। तो नंबर 1 तो आप ये याद रखना। दूसरा अधिगम प्रक्रिया होती है, तो हम इसको इधर ले आते हैं और हम लिख लेते हैं अधिगम प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया। आप कह सकते हो इंग्लिश में बता दो सर, आप लर्निंग प्रोसेस लिख सकते हो, है ना, लर्निंग प्रोसेस, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, हम एक एक के बारे में भरपूर चर्चा करेंगे। नंबर 3 आप लिख सकते हो इसमें दोस्तों, अधिगम की परिस्थिति, अधिगम परिस्थिति, सिचुएशन की बात कर रहा है ये, तो परिस्थिति हो गया, तो ये सिचुएशन की बात हो गई। ठीक है, अभी हम चौथा देखते हैं, इसमें क्या रहता है। एक आप इसमें नोट करोगे, आप कहोगे सर एक होता है मूल्यांकन और मापन, तो आप लिख सकते हैं मापन, मापन और मूल्यांकन, मापन व मूल्यांकन। और इसके बाद अगर हम पांचवें की बात करें दोस्तों, तो आप पांचवा लिख सकते हैं, इसमें एक रहता है निर्देशन, गाइडेंस, निर्देशन एवं आप कह सकते हो मानसिक स्वास्थ्य,
मानसिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है ये। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे ही लिख सकते हैं, स्वास्थ्य। ठीक है, तो ये हुआ, ये हमारे 5 बिंदु हैं। अब दोस्तों पहला तो आपको रट्टा यही मार लेना है कि लिंडग्रेन के अनुसार अगर आप बात करो तो शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र क्या क्या है। तो नंबर 1 आप कहोगे शिक्षार्थी अधिगमकर्ता या लर्नर होता है। दूसरे की बात करो तो आप कह सकते हो लर्निंग प्रोसेस होता है। और तीसरे की आप बात करो तो लर्निंग सिचुएशन की बात कर लो, यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले सिचुएशन की बात कर लो, सिचुएशन। और चौथा जो होता है वो दोस्तों मेजरमेंट से लेकर होता है और इवोल्यूशन भी कहते हैं ना। तो इसको आप मेजरमेंट लिख लेना, इसको आप इवोल्यूशन लिख लेना, मूल्यांकन करना। अच्छा, इसमें निर्देशन में तो आप कह सकते हो सर गाइडेंस की बात कर रहा है, ये गाइडेंस एंड मेंटल हेल्थ की बात कर रहा है। तो ये 5 के 5। अब सीधा साधा सा प्रश्न आ जाता है। अब इसमें और फर्दर थोड़ी सी हम डिटेल देख लेते हैं दोस्तों। तो हम इसको थोड़ा साइज में छोटा कर दें, ये लीजिएगा, अब आपको थोड़ा सा ठीक ढंग से दिखेगा। ऐसे के ऐसे ही नोट्स बना लेना। हमारा जो दिमाग होता है वो बिल्कुल पिक्चराइजेशन करता है ना, फोटो खींचता है किसी चीज की, ऐसे कैसे दिमाग में आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि इसमें देखो, आप चीज एक याद रखना कि कोई भी अगर हम कहें सीखने या सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, सीखने सिखाने की जो प्रक्रिया होती है, की प्रक्रिया होती है, वो क्या शिक्षार्थी के बिना संभव है? नहीं है। मैं जो पढ़ा रहा हूं और आप लोग जो लर्नर है या अधिगम करता है या आप शिक्षार्थी है, तो आपके बिना ये संभव नहीं है। तो आप कह सकते हो इसके बिना प्रक्रिया होती है, शिक्षार्थी के बिना संभव नहीं है, लर्नर के बिना संभव नहीं है, शिक्षार्थी के बिना संभव नहीं। क्रॉस मार दो इसके आगे, ठीक है। दूसरा कि ये कार्यक्षेत्र है, पहला कार्यक्षेत्र शिक्षा मनोविज्ञान का क्या कहा लिंडग्रेन ने कि साहब ये शिक्षार्थी होना चाहिए किसी भी अधिगम में। तो पहला तो शिक्षार्थी हुआ। अब इस शिक्षार्थी में भी उन्होंने कुछ चीजें बताई और उन्होंने कहा साहब इसके अंदर सबसे पहले शारीरिक, फिजिकल, शारीरिक, उसके बाद आप कह सकते हो संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, और उसके बाद अगर हम कहें संवेदनात्मक, शायद दिख रहा होगा आप लोगों को, और उसके बाद अगर हम बात करें तो सामाजिक। ये 4 पार्ट होते हैं दोस्तों। हम जैसे जैसे और आगे बढ़ेंगे, हम इसके बाद बाल विकास मनोविज्ञान शुरू करेंगे, तब आपको इन सब चीजों के बारे में बहुत अच्छे से और डिस्कस करूंगा मैं। तो हमने कहा सर शारीरिक, उसका देखो इन चारों के बल पर लिंडग्रेन ने कहा कि विकास, इनके विकास पर बल देना चाहिए, विकास पर बल देना चाहिए। यानी कि हमारा जो ध्यान है या शिक्षा मनोविज्ञान का जो कार्य क्षेत्र है वो ये कहता है कि शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता के ये चारों जो विकास है ये भली भांति पूर्ण रूप से होने चाहिए। तो नंबर 1 पॉइंट क्लियर हुआ शिक्षार्थी का। अब हम दूसरे की बात करें दोस्तों तो अधिगम प्रक्रिया की बात करते हैं। अधिगम प्रक्रिया में मैं आपको एक चीज बताता हूं कि बच्चा सीखते समय क्या क्या चीजें करता है। तो सीखते समय देखो, सीखते समय की प्रोसेस की बात करते हैं तो हिंदी में लिख ही लेते हैं। सीखते समय जो बच्चा जो प्रक्रिया कर रहा होता है उसकी बात करते हैं। तो दोस्तों याद रखना, मेरी यहां पर शायद लोगो आ गया हमारे सृष्टि का, तो मैं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं। एक वो चीजें जिनका अवलोकन किया जा सकता है और एक वो चीजें जिनका अवलोकन नहीं किया जा सकता, अवलोकन नहीं किया जा सकता। यानी कि इंग्लिश में अगर लिखें तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा है। अब सोच के देखो दोस्तों, आप जिस स्कूल में शिक्षक बने हैं या आप टीचर हैं, आप अध्यापिका हैं या अध्यापक हैं, आप बच्चे को कैसे ऑब्जर्व करोगे? जो चीजें ऑब्जर्व होने वाली है तो आप कहोगे सर उस बच्चे का हम देख सकते हैं लिखना, यानी राइटिंग, है ना, क्या प्रक्रिया है। दूसरा हम देख सकते हैं कि भाई उसकी राइटिंग के बाद में हम देख सकते हैं कि उसकी गणना करने का तरीका, ये मिजरेबल चीजें हैं, है ना, लिखना। आप एक और कह सकते हो सिर्फ पढ़ना उस बच्चे का कैसा होता है, ये सारी चीजें अवलोकन में आती है, ऑब्जर्वेशन में आती है। परंतु एक ये जो ऑब्जर्वेशन नहीं होता, अवलोकन नहीं होता, वो चीजें जैसे स्मरण, स्मरण, स्मरण कहते हैं हिंदी में, और एक होता है विस्मरण। अच्छा, इसको कहते हैं रिमेंबर, इंग्लिश वाले देख लेना, रिमेंबर कहते हैं। इसको कहते हैं फॉरगेट होना ना, याद
जो हुआ होता है वो भूल जाता है आदमी। अच्छा, उसका थिंकिंग प्रोसेस, चिंतन कैसा है, तो ये सारी चीजें जो होती है ये अधिगम प्रक्रिया के तहत आती है। तो हमने दो फैक्टर पढ़ लिए। पहला कौन सा पढ़ा? पहला हमने पढ़ा शिक्षार्थी। क्या? शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्र पढ़ रहे हैं लिंडग्रेन के अनुसार, और इनके अनुसार इन्होंने कहा कि शिक्षार्थी होना चाहिए। दूसरा इन्होंने कहा कि उसकी जो प्रक्रिया होती है उस पर निर्भर करता है या इसके कार्य क्षेत्र में आता है शिक्षा मनोविज्ञान के। तीसरा इन्होंने कहा परिस्थिति भी इसके कार्य क्षेत्र में आती है। चौथा इन्होंने मापन व मूल्यांकन कहा। ये मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अभी तक नोट डाउन कर लिया है। अभी हम इस परिस्थिति की बात करें थोड़ा सा दोस्तों, तो मैं आपको यहां पर नोट कर देता हूं परिस्थिति इनकी। मतलब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि देखो, परिस्थिति के दौरान स्कूल का वातावरण कैसा होता है, इस बात पर भी स्कूल का वातावरण। आप बड़ा सा पेज लेना, सेंटर पेज, उसमें लिखना। दूसरा, शिक्षक की मनोवृत्ति, एटीट्यूड जिसको कहते हैं, शिक्षक की मनोवृत्ति। देखो, बहुत सारे ऐसे शिक्षक होते हैं जो भाई साहब बहुत गुस्सेल होते हैं, परंतु शिक्षा जगत का गुस्से के साथ कोई संबंध नहीं है ना। तो उनकी मनोवृत्ति कैसी होती है? बहुत सारे ऐसे होते हैं जो छोटी छोटी बातों पे चिढ़ जाते हैं क्योंकि उनका खुद का विकास ऐसा हुआ होता है, परंतु शिक्षक को ऐसा नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं आपसे एक और बताता हूं पॉइंट। क्लास का या क्लासरूम को कहते हैं ना कक्षा, कक्षा का वातावरण, कक्षा का वातावरण अच्छा होना चाहिए, स्कूल का एटमॉस्फेयर अच्छा होना चाहिए। ये सारी की सारी चीजें किस में आती है? अधिगम परिस्थिति में आती है। अगर यही सब चीजें ठीक नहीं हुई तो क्या वो बच्चा लर्निंग कर पाएगा? क्या वो अधिगम यानी कि सीख पाएगा? नहीं, कभी नहीं सीख पाएगा। और ऐसा ही इन्होंने कहा कि इन सब को ठीक करने के लिए तो शिक्षा मनोविज्ञान आया। ये शिक्षा मनोविज्ञान के ही कार्य हैं। इन इन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान काम करता है। अब दोस्तों आता है हमारा चौथा पॉइंट, जिसको हमने कहा मापन व मूल्यांकन, मेजरमेंट। मैं आपको बड़ा सिंपल सा बताता हूं। आप लोगों ने रीजनिंग में देखा होगा ऐसा गोला मारा हुआ कि कुछ हाथी कबूतर थे और कुछ कबूतर बिल्लियां थी। ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे, परंतु मैं आपको बता दूं यहां पर, मैं यहां पर पीले रंग से इसको कर देता हूं। ये होता है मापन और ये होता है दोस्तों मूल्यांकन, इवोल्यूशन ये होता है इंग्लिश वालों। और ये मूल्यांकन ये मापन जो होता है इसको मेजरमेंट कहते हैं। याद रखना मेरी बात, ये केवल और केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंध रखता है, केवल ज्ञानात्मक पक्ष से संबंध रखता है, पक्ष से संबंधित। समझे नहीं गुरुजी? ठीक ढंग से बताओ। देखो, ज्ञानात्मक पक्ष का संबंध है उनके अंकों का निर्धारण, अंकों का निर्धारण। यानी कि बालक को आपने पहले दिन कहा कि अगले दिन तुम पढ़ के आओगे, और बालक उसको रिमेंबर करके आया, स्मरण करके आया कह सकते हो आप, और उसने आते ही आपने उनके सामने टेस्ट धर दिया कि भाई साहब इस पे टिक लगाओ या फिर लिख के दिखाओ कि गांधी जी के जीवन पर प्रकाश डालो, और बच्चा गांधी जी का फोटो बना के इधर बैटरी लगा देता है। तो इसका मतलब वो सीख कर नहीं आया, वो पढ़कर नहीं आया है। तो कहने का मतलब आपने उसका क्या किया? अंकों का निर्धारण कर लिया, है ना, कि भैया ये इसके अंक, यानी कि इसका ज्ञानात्मक पक्ष ठीक नहीं है। परंतु अगर दूसरी तरफ देखा जाए, उन्होंने गांधी का डायग्राम बना के और प्रकाश डाला है, तो इसका मतलब उसका कोई और क्रियात्मक पक्ष वाला या कह सकते हो खुरापाती दिमाग है वो तो चल रहा है ना। तो वो सारी चीजें किस में आती है? देखो, वो मूल्यांकन में आती है। आप कह सकते हो इसमें क्या क्या आती है? ज्ञानात्मक पक्ष भी आता है, इसमें आप कह सकते हो संवेदनात्मक भी आता है ना, इमोशनल कह सकते हो, सोशियो इमोशनल भी कहते हैं कुछ लोग तो। और इसके साथ साथ क्रियात्मक पक्ष भी आता है। क्रियात्मक पक्ष, मुझे एक चीज याद है, मैं जब अपने गांव जिससे मैं संबंध रखता हूं, देहात से संबंध रखता हूं, वहां पे जब मैं छोटा हुआ करता था, मैं पढ़ता था स्कूल में, तो मेरा एक जूनियर था, और उस जूनियर के टेस्ट में बहुत सारे नंबर कम आते थे। और वो दौर ऐसा था 2006-7 का, जब थॉर्नडाइक ने पनिशमेंट वाला वो खेल खिला रखा था, तो मास्टर साहब हमें बाहर निकाल लेते थे। परंतु जो वो बालक था, वो जैसे जैसे 8वीं 10वीं क्लास की, उसने वो सारा छोड़ दिया, पढ़ाई वढ़ाई। और फिर दोस्तों वो एक आर्ट जो होती है ना, मतलब डिजाइन बनाना, और ये इस तरह के, उसने कंप्यूटर में कोई डिप्लोमा कर लिया, कोई सीख लिया। आज वो अपना अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इतना बड़ा दुकान करके बैठा है कि हर रोज वो 4-5 हज़ार रुपए कमा लेता है अपने जीवन में बहुत अच्छे से। और वो आर्ट बनाता है, मोटरसाइकिल के नंबर प्लेट हो गए जैसे, इनको डिजाइन करता है, कारों के जो नंबर प्लेट होती है डिजाइन करता है। आप आगे देखते होंगे कई बार हिंदुओं के स्टिकर लगे होते हैं, है ना, सब अलग अलग जो चीजें आती है वो सारी देखता है। ये सारा उसने सीख लिया, तो उसका क्रियात्मक पक्ष तगड़ा था।
अब आप उस बच्चे ने अपने जीवन को जीना सीख लिया, उसका क्रियात्मक पक्ष अच्छा था, संवेदनात्मक में भी उसका अच्छा ही होगा। ज्ञानात्मक पक्ष अगर देखा जाए, तो शिक्षा जगत से जुड़ा हुआ उसका ज्ञानात्मक पक्ष कमजोर था, क्योंकि मास्टर साहब उसका टेस्ट लेते थे। परंतु बाहर का अगर कंप्यूटर डिप्लोमा की बात करो, डिजाइन की बात करो, उसमें अगर उसका टेस्ट लिया जाए तो ज्ञानात्मक पक्ष उसका बहुत तगड़ा है। तो ज्ञानात्मक पक्ष भी इस बात पर निर्भर करता है कि साहब वो ज्ञानात्मक जो पक्ष है या ज्ञानात्मक जो क्षेत्र है, वो किस क्षेत्र में आप उसका चेक कर रहे हैं। एक चीज ये याद रखना। तो आप क्या कहोगे, देखो इसमें तो सारी चीजें आती है, मूल्यांकन में तो, इवोल्यूशन में तो, और मापन में केवल ज्ञानात्मक पक्ष आता है, मार्क्स साहब जो टेस्ट लेते होते हैं। अब देखो दोस्तों, निर्देशन में आता है व्यक्तिक निर्देशन, नंबर 1 याद रखना, क्या, पर्सनल, व्यक्तिक निर्देशन होता है। और इसके साथ साथ एक आता है दोस्तों इसमें शैक्षिक निर्देशन, और इसके बाद आता है लास्ट की अगर बात करें तो आप कह सकते हो व्यापारिक, है ना, और इसमें व्यापारिक या आप कह सकते हो व्यवसायिक, व्यवसायिक, है ना, उद्योग से संबंधित इंडस्ट्रियल निर्देशन जो होता है कि प्रोफेशनल मतलब कैसे बना जाता है, प्रोफेशन कैसे होता है तय, इन सब चीजों का निर्देशन एक शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र में आते हैं। कैसे, अगर उस बालक का शिक्षा मतलब मनोविज्ञान के अनुसार उसको पढ़ाया गया है, बहुत सारी चीजें उसके जीवन में ठीक ढंग से दुरुस्त करके आपने बताई, तो वैसे ही दोस्तों देखो ये व्यवसायिक निर्देशन जो मैंने अभी एग्जांपल दिया कि उसने आर्ट की अपनी दुकान खोल ली और वो बच्चा अपना जीवन में कामयाब हो गया, तो उस बालक का शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से इतना तो उसको समझा दिया गया था कि तू जीवन में आगे आईएएस आईपीएस की या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी नहीं करना, शायद ये रास्ता तुम्हारे लिए ठीक नहीं है। हो सकता है वो आगे चलकर खूब मेहनत करता तो इस देश के लिए आईएएस भी बन जाता, परंतु 8वीं 10वीं क्लास तक उस बच्चे को ये समझ आ गया था। तो ये शिक्षा मनोविज्ञान का ये एक कार्य क्षेत्र है कि उसे समझाना कि भाई तू किस व्यवसाय में जाने वाला है, भैया शैक्षिक निर्देशन तू कौन से आगे चलकर सब्जेक्ट लेने वाला है। 10वीं तक अगर वो बालक मैथ में बहुत अच्छा होता और वो साइंस में बहुत अच्छा होता, तो शिक्षा मनोविज्ञान का ये कार्य बनता है कि वो इस बालक को बताए कि तू नॉन मेडिकल लेगा कि मेडिकल लेगा आगे चलकर, और तू किस क्षेत्र में अपना आगे चलकर व्यवसाय बनाएगा, है ना। व्यक्तिगत निर्देशन उसकी खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने में बहुत सारी चीजें काम आती है। तो ये था लिंडग्रेन के अनुसार अगर हम बात करें कि शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र क्या क्या है। तो दोस्तों अगेन मैं रिपीट कर देता हूं थोड़ा सा, इससे आप ठीक ढंग से समझ लोगे। सबसे पहला शिक्षार्थी अधिगमकर्ता या लर्नर कह सकते हो। दूसरा इसके अनुसार स्कोप ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी यानी शिक्षा मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र कौन कौन से होते हैं। शिक्षार्थी होता है, दूसरा अधिगम प्रक्रिया होता है, नंबर 2 है ना लर्निंग प्रोसेस, तीसरा अधिगम परिस्थिति होती है यानी सिचुएशन, और उसके बाद आता है मापन व मूल्यांकन, और उसके बाद लास्ट जो आता है दोस्तों वो आता है निर्देशन एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब देखो इसका शिक्षा मनोविज्ञान का एक ये भी हक बनता है, मैं ये कहूंगा कार्य होता है कि बच्चे का मानसिक स्वास्थ्य जो है वो बहुत अच्छा और सुदृढ़ होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत अच्छे से रहे, ताकि वो छोटी छोटी प्रॉब्लम जो जिंदगी में आती है उनको टैकल करना सीख ले। आज सुबह ही न्यूज़पेपर का एक कटिंग देखा मैंने कि एक अजमेर की एक बच्ची थी, 16 साल की थी, उसके पापा ने गुस्से में वो पिछले 7-8-10 दिन से लगातार 15-15 घंटे मोबाइल देख रही थी, गुस्से से मोबाइल निकाला कि भाई डांट भी लगा दी होगी थोड़ी बहुत बालिका को कि भाई तुम पढ़ाई नहीं करती हो, तुम ये मोबाइल दे दो, और छीन लिया मोबाइल और वो घर से चले गए 8 बजे। 9:30-10 बजे उस बच्ची ने फांसी लगा ली थी। तो ये सारी चीजें बस ऐसे ही होती है कि उसका मानसिक स्वास्थ्य बच्चे का बहुत तगड़ा होना चाहिए। ये शिक्षा मनोविज्ञान के कार्य क्षेत्रों में आता है। अब दोस्तों मैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार मार्क कर लेना उस पर जाने वाला हूं, और इससे सवाल पूछा ही जाता है, मैंने ऑलरेडी कुछ लिख लिया है तो जो हमारा समय बचा देगा। शिक्षा मनोविज्ञान है, आपसे पूछा जाता है शिक्षा मनोविज्ञान है, और नीचे आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन दे दिया जाता है, बाकी 3 ऑप्शंस इसमें से दे दिए जाते हैं और आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज आपका यही कंफ्यूजन हम इसके माध्यम से दूर कर देते हैं। देखो शिक्षा मनोविज्ञान एक अप्लाइड साइंस है साहब, इसको अप्लाई किया जा सकता है, बच्चों पर अप्लाइड साइंस होती है। अनुप्रयुक्त का मतलब अप्लाइड ही होता है, तो ये एक अनुप्रयुक्त विज्ञान है। आप बच्चों पे जो भी तथ्य जो भी आंकड़े हैं आपके पास, उसके अनुसार आप इसको अप्लाई कर सकते हो कि अगर ये बालक ऐसा नहीं सीख रहा है तो ऐसा करने से ये सीख सकता है। दूसरा बात कि ये विधायक विज्ञान है। विधायक विज्ञान का मतलब ये होता है दोस्तों कि कुछ तथ्यों के आधार पर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचा जाता है।
आपके पास क्या होता है, आगे चलकर मैं आपको अनुसंधान करवाऊंगा, इसके बाद है ना रिसर्च मेथड करवाऊंगा मैं आपको, जो आपके सीटेट में और बहुत सारी जगह पे बड़े इंपॉर्टेंट काम आने वाले हैं। तो मैंने क्या बताया, कुछ आपके पास फैक्ट होते हैं और उससे आप एक रिजल्ट निकालते हो, और जो फैक्ट होते हैं उससे जो आप रिजल्ट तक पहुंचते हो, तो इसी को कहते हैं, आप उसके लिए कोई नियम या कोई विधायक, या आप कह सकते हो अगर विधि की बात करूं मैं, है ना, आप कोई ऐसा नियम बना लेते हैं, तो ये बिल्कुल एक विधायक विज्ञान होती है। वो आप जब अनुसंधान जो मेथड होते हैं, रिसर्च मेथड होते हैं, वो पढ़ोगे तब बिल्कुल समझ आ जाएगा। अभी आप इतना याद रखो, अनुप्रयुक्त होती है, विधायक होती है, यानी तथ्यों के आधार पर कोई निष्कर्ष पर पहुंचना। यानी बहुत सारे, मान लो एक बालक है, हर रोज स्कूल लेट आता है, आपने 6 महीने तक उसके बहुत सारे तथ्यों को जुटा लिया और बाद में आपने एक उसके निष्कर्ष पर पहुंचे, और वो निष्कर्ष पर पहुंचने से आपको पता चला कि उसके घर में कोई दिक्कत हो सकती है, उसकी मम्मा बीमार हो सकती है, यानी कि कुछ एक 20-50 पॉइंट लिख लिए, और फिर आपने कह दिया कि साहब ये एक विधि है कि बच्चा लेट आ रहा है, तो इट मे बी कि इनमें से कोई एक कारण हो सकता है। यानी आपने कानून या कोई भी एक ऐसा नियम बना लिया जिससे आप आगे आने वाले बच्चों पर भी वो अप्लाई करके देख सकते हैं। ये शिक्षा मनोविज्ञान ही है ना। व्यवहारिक विज्ञान होती है, बिल्कुल होती है शिक्षा मनोविज्ञान। हमने व्यवहार, अभी क्या है हकीकत में मनोविज्ञान का जो लास्ट, अभी जो वर्तमान जो पड़ाव चल रहा है, ये व्यवहार ही तो है। हम बच्चों के व्यवहार का ही तो अध्ययन करते हैं। जब हम, आपने सबसे पहला लेक्चर देखा होगा तो उसमें आपने पाया होगा, या तीसरे लेक्चर में पाया होगा, कि शिक्षा का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन, और मनोविज्ञान का मतलब होता है व्यवहार का अध्ययन, है ना। तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ विषय होता है वो होता है व्यवहार। तो ये एक व्यवहारिक विज्ञान है, ये बिल्कुल एक सामाजिक विज्ञान है, ये धनात्मक विज्ञान है, यानी सकारात्मक विज्ञान। थोड़ा सा मैंने गूगल जब किया था तो मुझे आइडिया लगा था कि इसको सकारात्मक विज्ञान भी कहते हैं, परंतु आप याद नहीं रखना, आप तो धनात्मक विज्ञान रखना। आप ऐसे कह सकते हो, सब कुछ पॉजिटिव करने के लिए तो कर रहे हैं, और इससे जो भी रिजल्ट आते हैं वो पॉजिटिव आते हैं, नेगेटिव हम सारे हटाए देते हैं, हम पॉजिटिव दिशा में काम कर रहे होते हैं। अगला देखो, शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात में नहीं है कि बात कर रहा हूं, तो इसमें हमने कहा एक ये आदर्श मूलक विज्ञान होती है, और आदर्श मूलक विज्ञान में तो आती है, नहीं होती है आदर्श मूलक विज्ञान में। नीति शास्त्र कह सकते हो, समाज शास्त्र कह सकते हो, ऐसे सारे सब्जेक्ट आदर्श मूलक विज्ञान में होते हैं, जिसमें क्या होता है, जिसके मूल्यांकन के लिए आदर्शों की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ इस तरह से, है ना। तो अब विशुद्ध विज्ञान, प्योरेस्ट साइंस, आप तो इतना सा याद करो, प्योर एक होता है शुद्ध, शुद्ध का मतलब होता है प्योर, और इसका मतलब होता है प्योरेस्ट। तो आप कह सकते हो, देखो आप नहीं कह सकते, जैसे मैंने कहा कि आपके पास 5 ml एक लाल, मैं कहता हूं कोई भी NaCl है, और अगर उसमें आपने 2 ड्रॉप कुछ और डाल दिया तो उसका रंग ऐसा हो जाएगा। आप उस बात को 1000 बार भी अगर प्रैक्टिस लाइफ में अगर आप कहोगे तो उसका रंग लाल ही हो रहा है, वो कभी नीला नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब है कि वो बिल्कुल प्रमाणिक है, चीजें एकदम कॉन्सेप्चुअल है, ऐसा होना है तो होना है, उसके पीछे के अपने कारण होते हैं, कि उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है दो अणुओं के बीच में, फलान ढिमका टाइप, जो आप जानते हैं। और विशुद्ध विज्ञान उसी को कहते हैं, या कह सकते हो शुद्ध विज्ञान उसी को कहते हैं। परंतु ये शिक्षा मनोविज्ञान में तो ऐसा नहीं होता है। आपने किसी बालक को पकड़ा और उसका मूल्यांकन करके आपने ये कह दिया कि ये बालक होशियार है या प्रतिभाशाली है। मैंने आपको मूल्यांकन में ये बताना भूल ही गया था, मूल्यांकन में आप ऐसे शब्दों का फिर खोज करते हैं कि ये प्रतिभाशाली बालक, आपने उसका कह दिया ये प्रतिभाशाली बालक है क्योंकि ये ऐसे ऐसे स्टेप करके आया। अब वैसे के वैसे स्टेप आप दूसरे बालक पे कर दो, हो सकता है उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक ना हो, वो वहां तक ना पहुंचे। तो हर बच्चे का अलग अलग सिस्टम होता है, हर बार रंग लाल नहीं आता है, हर बच्चा एक जैसा नहीं होता है। आध्यात्मिक नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये कोई से भी ईश्वर की बात नहीं करता है, ये कोई स्टैंडर्ड विज्ञान नहीं है, ये मानक विज्ञान नहीं है। आप ये नहीं कह सकते शिक्षा मनोविज्ञान को लेकर कि ऐसा यहां हुआ है तो ऐसा इस बालक में भी होगा, इस शिक्षा के कार्य क्षेत्र में ऐसा हुआ है तो इस कार्य क्षेत्र में भी ऐसा होगा। तो ये सारी चीजें हैं, मोटा माटी आपको कुछ नहीं याद करना, आपको थोड़ा सा देखो, एक RPSC ये कहता है कि भाई साहब मेरा प्रश्न ठीक कर दो, ज्ञान है कि नहीं वो बाद में देखेंगे, पहले सिलेक्शन ले लेते हैं। मोटा माटी हमने ये 5 देखे, अनुप्रयुक्त विज्ञान है, अप्लाइड साइंस, विधायक विज्ञान है, मैंने आपको बता दिया बिल्कुल है, व्यवहारिक विज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान के तीसरे लेक्चर में बता दिया, सामाजिक विज्ञान होता है बिल्कुल, और ये समाज को ही तो थोड़ा ठीक ढंग से डील कर रहा होता है शिक्षा मनोविज्ञान। अगर कोई बच्चा
शिक्षा मनोविज्ञान के माध्यम से अगर पढ़कर आगे आता है और वो बहुत अच्छा इंसान बनता है, तो फिर वो किसका निर्माण करेगा? सब वो समाज का निर्माण करेगा। तो ये सामाजिक से संबंधित है, सामाजिक विज्ञान है और धनात्मक विज्ञान है, सब कुछ पॉजिटिव है और शिक्षा मनोविज्ञान नहीं है। आप ये बिल्कुल हूबहू प्रश्न देखोगे। शिक्षा मनोविज्ञान आदर्श मूलक विज्ञान, यानी कि आदर्श मूलक विज्ञान वो होती है जिसमें बहुत सारे मूल्यांकन के लिए आदर्शों की आवश्यकता होती है, परंतु ये कह रहा है शिक्षा मनोविज्ञान ऐसा नहीं होता है। विशुद्ध विज्ञान की अगर हम बात करें तो दोस्तों प्योरेस्ट फॉर्म और प्योर फॉर्म मैंने आपको बता दिया थोड़ा सा। एक आध्यात्मिक याद रखना, एक मानक याद रखना, यानी स्टैंडर्ड। एक बच्चे में जैसा होता है वैसा ही दूसरे में नहीं होता है। जैसे मैं कहूं कि अगर कोई भी, ये मेरे पास मार्कर है, मैं इसको छोड़ूंगा, ये गुरुत्वाकर्षण की वजह से नीचे जाएगा, तो ये स्टैंडर्ड है। अगर मैं कहूंगा इसका भार बढ़ा दो तो ये क्या उतनी स्पीड से जाएगा। तो इसके अपने अपने स्टैंडर्ड बने हुए हैं और F बराबर M में इसका लॉ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग ही ये काम करता है। परंतु यहां पर शिक्षा मनोविज्ञान में ऐसे कोई लॉ सेट नहीं है साहब, कोई ऐसे नियम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो आप इसको मानक नहीं कह सकते। हर बच्चे की, हर शिक्षक की, हर कार्य क्षेत्र का अलग अलग हिसाब किताब होता है। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आया होगा और इसमें से हर बार एक सवाल पूछा ही जाता है। तो प्लीज अब आप इसके नोट्स बना लेना और हमारे अगले लेक्चर का इंतजार करना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी लास्ट गुजारिश, हमारा इधर जो ऐप का ये लोगो दिखेगा आपको और ये हमारा जो ब्लिंक हो रहा है, ये हमारा नंबर, आप किसी भी संपर्क कर सकते हैं। और ऐप डाउनलोड जरूर करें हमारे प्ले स्टोर से, वहां पर आपको फुल डिटेल, आपको वीडियोस मिलेंगे शिक्षा मनोविज्ञान से, सॉरी मनोविज्ञान से जुड़े हुए, जो आपके शिक्षक भर्ती में आते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।